नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। आज मैं सरफेस केमिस्ट्री का तीसरा टॉपिक कॉलॉइड अवस्था स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इस चैप्टर के तीनों ही टॉपिक द बेस्ट थे: अधिशोषण, उत्प्रेरण और कॉलॉइड अवस्था। पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। इसमें थ्योरीज की इस टाइप की है कि आपको आसानी से याद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कॉलॉइड पर डिस्कशन करूंगा। 1861 में थॉमस ग्राहम ने जांतत्व झिल्ली, ये एसपीएम होती है दोस्तों। 1861 में थॉमस ग्राहम ने जांतत्व झिल्ली से पदार्थों के विलयनों को विसरित किया। विसरित का मतलब आप समझते हैं, एसपीएम को लगा लिया और पदार्थ लिया, मान लो जैसे नमक ले लिया, नमक को जल में घोल लिया, ओके, और उसे फिर झिल्ली से होकर के छाना। तो क्या देखता है कि नमक का जो विलयन है वो आराम से जांतत्व झिल्ली से होकर के विसरित हो जाता है, आर पार हो जाता है। चीनी का विलयन भी इसी प्रकार से। लेकिन गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, जो चिपचिपे टाइप के विलयन होते हैं वे जांतत्व झिल्ली कहते हैं। स्किन, जीवधारियों की त्वचा, जांतत्व झिल्ली बोलते हैं उसको, एसपीएम। संसार की सबसे अच्छी जांतत्व झिल्ली का नाम है एल्ब्यूमिन, याद रखना आप। संसार की द बेस्ट एसपीएम जांतत्व झिल्ली है एल्ब्यूमिन। बकरे के मूत्राशय की त्वचा, एल्ब्यूमिन, याद रखेंगे। तो जांतत्व झिल्ली से होकर के विसरित किया तो उसने क्या देखा कि कुछ पदार्थों के विलयन तो झिल्ली से होकर आर पार हो जाते हैं और कुछ के आर पार नहीं होते। समझ में आ गई? बात नहीं आई? तो निम्न दो निष्कर्ष प्राप्त हुए। नंबर 1, कुछ पदार्थों के विलयन झिल्ली से होकर विसरित हो गए। तो जिन पदार्थों के विलयन झिल्ली से होकर के विसरित हो गए थे बेटा, उनको कहा गया क्रिस्टलाव, क्रिस्टेलॉइड्स। क्रिस्टलाव इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टेलॉइड्स। कुछ पदार्थों के विलयन झिल्ली से होकर विसरित हो गए, उनको कहा गया क्रिस्टलाव। जैसे नमक, यूरिया, चीनी, ये सारे के सारे जो विलयन हैं, ये इनके जो विलयन हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विसरित हो जाते हैं। तो आप लोग समझ लें, आराम से देख लें। कॉलॉइड्स टॉपिक में पढ़ा रहा हूं। कॉलॉइड्स की सबसे पहले जो खोज की थी 1861 में थॉमस ग्राहम ने की थी। किस आधार पर की थी वो प्रैक्टिकल में आपको समझा रहा हूं। जांतत्व झिल्ली से होकर के पदार्थों के जलीय विलयन को विसरित किया तो देखा कि कुछ पदार्थों के विलयन तो झिल्ली से होकर विसरित हो जाते हैं दोस्तों, और कुछ के विसरित नहीं होते। तो इस आधार पर थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में बांटा। पहला भाग था क्रिस्टलाव, इनके विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विसरित हो जाते हैं।
जैसे यूरिया, नमक, चीनी। ओके। और दूसरे थे पदार्थ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स जिन पदार्थों के जलीय विलयन SPM, वही जांतत्व झिल्ली को बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से होकर विसरित नहीं होते, उन्हें कॉलॉइड्स नाम दिया। जिनके विलयन SPM से होकर, जांतत्व झिल्ली से होकर सेपरेट नहीं होते, विसरित नहीं होते, उन पदार्थों को उसने कॉलॉइड्स कहा। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, कौन कौन से पदार्थ कॉलॉइड्स हैं और कौन कौन से पदार्थ नहीं हैं। गोंद, जिलेटिन और स्टार्च कॉलॉइड्स के मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल। गोंद, जिलेटिन और स्टार्च, ये जो पदार्थ हैं ये कॉलॉइड्स हैं। ओके बेटा। अब देखिए गोंद, स्टार्च, जिलेटिन ये गाढ़े चिपचिपे विलयन होते हैं जो जांतत्व झिल्ली से, जो जीवधारियों की त्वचा की जो झिल्ली होती है उसमें होकर के विसरित नहीं होते, इसलिए इनको किस श्रेणी में रखा गया? कॉलॉइड्स की श्रेणी में रखा गया। अब इसमें ये जो है ग्राहम द्वारा पदार्थों का यह वर्गीकरण पूर्णतः सफल नहीं था बेटा। क्यों नहीं था? इसका एक रीजन था, क्योंकि कुछ यौगिकों का व्यवहार अलग अलग विलायकों में अलग अलग होता है। जैसे ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जैसे नंबर 1 NaCl का जलीय विलयन, NaCl में अगर हम H2O मिला दें तो ये जो NaCl है का जलीय विलयन क्रिस्टलॉइड है। क्रिस्टलॉइड कहते हैं क्रिस्टलाब को, क्रिस्टल शब्द से बना है क्रिस्टलाब, इसके कण होते हैं। ओके। अच्छा, जबकि NaCl को अगर बेंजीन में घोल देते हैं तो आपको याद रखना बेटा ये कॉलॉइड हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, साबुन का जलीय विलयन, साबुन प्लस जलीय विलयन, ये तो होता है बेटा कॉलॉइड। और अगर हम सोप को एल्कोहल में घोल दें, अगर हम इस सोप को एल्कोहल में घोल देते हैं तो वहां कॉलॉइड विलयन नहीं बनता, क्रिस्टलॉइड बनता है। तो आपको याद रखना है साबुन का जलीय विलयन कॉलॉइड है जबकि एल्कोहलिक विलयन क्रिस्टलॉइड है। विशेष परिस्थितियों में सोना चांदी तांबा के विलयन आदि धातुओं के
आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन भी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, जब थॉमस ग्राहम ने कॉलॉइड की खोज की गई थी तब वो ये नहीं बता पाए थे क्या धातुओं के भी कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। इस बात का उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था, तो तीन बात नहीं बता पाए। नंबर एक कि NaCl दोनों तरह का काम कर रहा है, कभी कभी कोलाइड भी हो जाता है, कभी कभी क्रिस्टलॉइड भी हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही साबुन जल के साथ कोलाइड है और अल्कोहल के साथ क्रिस्टलॉइड है। वैसे ही मैंने तीसरी बात बताई कि धातुओं के भी कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। इन बातों को थॉमस ग्राहम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हालांकि बहुत अच्छे इंसान थे थॉमस ग्राहम, लेकिन बेचारे इस बात को नहीं बता पाए। तो आप याद रखें, आधुनिक मत के अनुसार कोलाइडी कोई पदार्थ नहीं है। आधुनिक मत क्या कहता है कि कोलाइडी कोई पदार्थ नहीं है, यह पदार्थों की एक अवस्था है। तो इसलिए याद रखना, कोलाइडी अवस्था होता है, कोलाइडी विलयन से ज्यादा उचित है कोलाइडी अवस्था, क्योंकि कोलाइडी कोई स्पेशल विलयन नहीं है, क्योंकि बार बार चेंज होता रहता है। इसलिए कोलाइडी क्या है बेटा? कोलाइडी द्रव्य की एक अवस्था है। ओके, आप इस बात को मत भूल जाना, ये पूछ लिया जाता है कोलाइडी एक अवस्था है। पदार्थ के कणों के आधार पर, पदार्थ के कणों के आधार पर विलयनों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बेटा? तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, वास्तविक विलयन। दूसरा होता है बेटा निलंबन, और तीसरा होता है कोलाइडी विलयन। मैं तीनों का आपको यहीं के यहीं दूसरा और तीसरा, इनमें में आपको बहुत डिफरेंस पूछ लिया जाता है। वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी अवस्था में क्या अंतर है? नंबर एक, प्रकृति। नंबर एक, प्रकृति। जो वास्तविक विलयन होता है ये समांगी होता है, भूल मत जाना इस बात को कभी भी। वास्तविक विलयन कैसा होता है बेटा? समांगी होता है। और ये दोनों जो है निलंबन, मैं यहां लिख लेता हूं सिंपली, कोलॉइडी विलयन और तीसरा लिखता हूं निलंबन। सस्पेंशन। निलंबन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। वास्तविक विलयन समांगी होता है, ये दोनों के दोनों विसमांगी होते हैं, भूल मत जाना। समांगी और विसमांगी मैंने विलयन वाले चैप्टर में बताया था। दूसरा, प्रकृति के बाद में प्रावस्था। इसकी केवल एक प्रावस्था होती है, इसकी दो प्रावस्था होती हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, विसमांगी आपको पता है। तीसरा है बेटा कणों का आकार। कणों का आकार याद रखना, जो वास्तविक विलयन के कणों का आकार होता है वो 10 की घात -7 सेंटीमीटर, और ये जो होता है 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर, और ये होता है 10 की घात -5 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा?
इस कणों के साइज से आपने क्या देखा कि जो कोलाइडी विलयन होता है वो वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य का विलयन होता है। इसके कणों का आकार इन दोनों के मध्य का होता है। ओके बेटा। नंबर 4, कणों की दृश्यता नहीं देखे जा सकते। कणों की दृश्यता, कणों की दृश्यता का मतलब है कि इन्हें हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो वास्तविक विलयन के नहीं देखे जा सकते। वास्तविक विलयन जानते हैं, मैंने आपको बताया था लेसन नंबर 2 में। जिस विलयन में विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है वे वास्तविक विलयन कहलाते हैं। जैसे दूध और पानी का विलयन वास्तविक विलयन है। नहीं देखे जा सकते, दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, हम पहचान नहीं सकते कि कौन से दूध के कण हैं और कौन से पानी के कण हैं। इधर देखें बेटा, ये जो है कोलाइडी विलयन के सूक्ष्मदर्शी से, ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं और ये आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के वैसे ही देखे जा सकते हैं। निलंबन क्या होता है बेटा? निलंबन होता है जैसे हम पानी में बालू मिला दें तो बालू के कण आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, पानी के कण आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। जितने भी इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं डियर शिशु को, बच्चा जो होता है छोटा उसे इन्फेंट्स कहते हैं शिशु। 0 से लेकर 6 महीने तक का जो बच्चा होता है उसे इन्फेंट्स कहते हैं। जितने भी इन्फेंट्स की दवा आती है ना, सॉल्यूशन आती हैं, वो उन बच्चों को टैबलेट्स देना मना नहीं है, टैबलेट्स भी देते हैं तो घोल के देते हैं। बच्चों की जितनी भी दवा होती है वो सस्पेंशन होती हैं। ओके, कैसी होती हैं डियर? सस्पेंशन होती हैं, निलंबन होती हैं। तो याद रखना है आपको कि निलंबन दवा क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चों की जो आंत्र होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, वो काफी मुलायम होती हैं। अगर ज्यादा वास्तविक विलयन होगा, चिकना विलयन होगा तो आंत्र से, इंटेस्टाइन से चिपक जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए दरदरी दवा होती है, दरदरी। बच्चों के जितने भी दवा, मेटासिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो, कोई भी सिरप देख लेना आप, उस पर कोष्टक में लिखा होगा दवा के नीचे सस्पेंशन, निलंबन। निलंबन में विलेय और विलाय के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे पानी में बालू मिला दें। ओके दोस्तों, इसके बाद में आता बेटा नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, इस वास्तविक विलयन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है तो नाम मात्र का पड़ता है, नगण्य नगण्य, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस पर प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होते हैं ये। अब जो दिमाग कम दौड़ाते हैं या ज्यादा दौड़ाते हैं, अब वो गुरुत्वाकर्षण पर बहस करना शुरू कर देंगे। क्या हम ऊपर से डालेंगे तो नीचे नहीं आएगा वो? अरे डियर, ये बात नहीं है। विलयन अगर पात्र में भरा हुआ है तो वास्तविक विलयन के और कोलाइडी विलयन के कण तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे नहीं बैठेंगे। समझ में आ गई बात? नहीं आई? जबकि उसके, किसके? उसके तो बैठ जाएंगे, सस्पेंशन के तो नीचे बैठ जाएंगे, तो गुरुत्वाकर्षण का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये था ब्राउनियन गति नंबर 6, ब्राउनी गति। ये आगे इसी टॉपिक में आप पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रदर्शित नहीं करते, करते हैं नहीं करते। इनमें ब्राउनियन गति नहीं होती, ये प्रदर्शित करते हैं ब्राउनियन गति। कोलाइडी विलयनों का विशेष गुण है, प्रदर्शित करते हैं, ये भी नहीं करते। नंबर 7, विसरण तीव्र गति से करते हैं, धीमी गति से करते हैं। ये जो विलयन होते हैं, ये इनमें जो विसरण होता है तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। इनमें विसरण जो है धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है।
और इसमें नहीं होता, इनमें संभव नहीं है। नंबर 8, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या पड़ेगा? तीव्र गति, धनायन कैथोड की ओर ऋणायन। इसमें विद्युत क्षेत्र, अगर इनको विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो विपरीत आवेश की ओर चले जाते हैं, धनायन कैथोड की ओर, ऋणायन एनोड की ओर। ये सभी कणों का विपरीत दिशा में होता है। इसी तरीके से सेम इस पर भी विद्युत क्षेत्र का विपरीत दिशा में, आप इसमें भी पढ़ेंगे वैद्युत कण संचरण, और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये विद्युत क्षेत्र में अप्रभावित रहते हैं। तो दोस्तों ये आप एक बार देख लें, इनमें अंतर आ जाता है। वास्तविक विलयन के ये हैं सभी, ये कोलाइडी विलयन के सभी 8 लक्षण हैं अगर आ जाता है तो, और निलंबन के ये 8 लक्षण हैं। इनके अगर गुण भी पूछ ले तो आप बता सकते हैं। इसके बाद में आता है डियर मैन का ये अपनी से बढ़ता है। ये जो कण देख रहे हैं आप, ये कण जो होते हैं, विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, इसलिए इनको कहते हैं वास्तविक विलयन। इधर जो है निलंबन के जो कणों का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, बालू के कण जैसे पानी में दिखाई दे रहे हैं, दरदरा जिससे शब्द मैंने अभी कहा था। ये जो बेटा होता है इसे कहते हैं निलंबन, और जिसमें इन दोनों के मध्य के कण होते हैं उसे कहते हैं ये होता है बेटा कोलाइडी विलयन। तो क्या बात निकल के आई? कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य के विलयन है। तो आपको याद रखनी है, ये जो होते हैं ये दोनों के मध्य के विलयन होते हैं, आप इन्हें भूल मत जाना। ओके दोस्तों, इसके बाद में आता है तो कोलाइड क्या है? कोलाइड कोई विशेष पदार्थ नहीं है, कोलाइड एक अवस्था है, पदार्थ की एक अवस्था है, जिस अवस्था में 2 अलग अलग माध्यम होते हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। कोलाइड की प्रावस्थाएं, कोलाइड की प्रावस्थाएं, कोलाइड की 2 प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपित प्रावस्था, और दूसरा होता है बेटा परिक्षेपण माध्यम। कोलाइड की 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है दोस्तों? यह
इसकी मात्रा अल्प होती है। भूल मत जाना, याद रखना है आपको। जो कोलाइडी विलयन में विलय होता है, कोलाइडी विलयन में जो विलय होता है जिसकी मात्रा अल्प होती है उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त मीन्स मिलाई गई जो अवस्था है। और एक होता है बेटा परिक्षेपण माध्यम, यह बाह्य प्रावस्था भी कहलाती है। अभी मैं इसी की बात करता हूं। इसको कहते हैं आंतरिक प्रावस्था। इसके कई नाम हैं। आंतरिक प्रावस्था होती है। इसका एक और नाम है वितरित प्रावस्था, भी इसी को कहते हैं, भूल मत जाना। आंतरिक प्रावस्था, वितरित प्रावस्था या विलय या परिचित प्रावस्था, तीनों एक ही बात है। यह वितरण प्रावस्था, ये वितरण प्रावस्था, ये वितरण प्रावस्था होती है। बाह्य प्रावस्था होती है, बाह्य प्रावस्था होती है। और क्या होती है बेटा? वितरण प्रावस्था, बाह्य प्रावस्था। और इसी को कहते हैं आधिक्य। इसकी मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? विलायक। तो भूल मत जाना, परिक्षेपण माध्यम होता है विलायक और परिचित प्रावस्था होती है विलेयक। तो आपको याद रखना है परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम बराबर कोलॉइडी अवस्था। बात समझ में आ गई होगी, आप समझ लें आराम से। हो गया बेटा? ये था कोलॉइड की प्रावस्थाएं। दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों को मिलाकर के बनता है कोलॉइडी अवस्था। आगे चलता हूं। ये जो आप देख रहे हैं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम अगर चेंज हो जाता है, अगर विलायक चेंज हो जाता है तो कोलॉइडी विलयन का नाम भी चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं अभी आपको बता रहा हूं। परिक्षेपण अथवा वितरण माध्यम के नाम के आधार पर परिक्षेपण प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलॉइड का नामकरण किसके आधार पर? परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। जैसे अगर परिक्षेपण माध्यम जल हो, इंपोर्टेंट याद रखना है, परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक, परिक्षेपण माध्यम अगर जल हो, याद रखना इस बात को, तो उसे, उस कोलॉइडी विलयन को कहते हैं हाइड्रोसॉल। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोसॉल। आपसे पूछा हाइड्रोसॉल क्या है, तो आप कहेंगे कि विलायक जल होना चाहिए। दूसरा है अगर परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल है, अगर परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो उसे कहते हैं एल्कोसॉल। एल्कोसॉल याद रखना बेटा, SOL सॉल। सॉल का मतलब होता है कलिल, चिपचिपा विलयन,
यहाँ सॉल शब्द जो है कोलाइडी विलियन के लिए यूज किया जाएगा इस चैप्टर में। सॉल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। सॉल मीन्स कलिल, चिपचिपा। अगर परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है, अगर परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो उसे कहेंगे बेंजोसॉल, तो उसे कहेंगे बेंजोसॉल। नंबर 4, अगर परिक्षेपण माध्यम वायु या गैस है, अगर परिक्षेपण माध्यम वायु या गैस है तो उसे कहेंगे एरोसॉल, एरोसॉल। तो एरोसॉल के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले ये कोविड-19 कोरोना से रिलेटेड एक बात आई थी कि ये जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उनसे भी फैल सकता है, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस होता है वो एरोसॉल में कई घंटे तक जीवित रह सकता है। और एरोसॉल क्या है? जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति रास्ते में होके जा रहा है और उसे छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, तो उसके मुंह में से वायरस जल की बूंदों के साथ निकलेंगे और वायु में जाकर के ठहर जाएंगे, तो वहां एरोसॉल बन जाएगा। वायु और गैस में वायरस और जल का मिश्रण मिलकर के एरोसॉल बन जाएगा। एरोसॉल में ये कई घंटे तक जीवित रहते हैं। अगर वहां से कोई दूसरा व्यक्ति गुजरता है तो एरोसॉल में से वह दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। यह है एरोसॉल, याद रखना। वायु या गैसों में बना हुआ कोलाइडी विलियन एरोसॉल कहलाता है। बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये था हमारा। अब अवस्था के आधार पर इनका भी वर्गीकरण किया जा सकता है। परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण। तो देखिए नंबर 1, परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था इधर लिख लिया हमने परिक्षेपण माध्यम, इधर होगा कोलाइडी तंत्र का नाम, कोलाइडी तंत्र का नाम और इसका उदाहरण। देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, याद रखना गैस और द्रव से जो बना हुआ विलयन होता है कोलाइडी तंत्र में उसे झाग या फेन कहते हैं। आपसे पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन, झाग और फेन किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो आप कहेंगे बेटा यह गैस और द्रव का कोलाइडी तंत्र है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्रीम, सोडा वाटर के झाग, साबुन के विलयन इसी तंत्र में आते हैं। साबुन का विलयन, जितने भी झाग होते हैं, सोडा वाटर का झाग, सब इसी तंत्र में आते हैं।
इसके बाद में आता है बेटा दूसरा गैस प्लस ठोस। गैस ठोस, अगर गैस और ठोस से कोई कोलाइडी विलयन बनेगा तो उसे कहेंगे ठोस फोम। तो आपसे पूछेगा ठोस फोम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, तो आप कहेंगे गैस का ठोस में कोलाइडी तंत्र है केक, रबड़, स्टाइरिन, फोम, सूखे समुद्री झाग। केक, सूखे समुद्री झाग, समुद्री झाग, स्टाइरिन, फोम, इसी ग्रुप में आते हैं। नंबर तीसरा है बेटा द्रव प्लस गैस। द्रव प्लस गैस, द्रव प्लस गैस को कहते हैं, अभी जो मैंने बताया था आपको, एरोसोल। क्या बताया था डियर मैंने? एरोसोल। कोहरा, बादल, कोहरा, बादल। और जो किसान खेतों में जो स्प्रे करते हैं ना, दवा कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, तो वो जो बन जाता है वायुमंडल में, वो इसी में आता है, इसी को बोलते हैं एरोसोल। नंबर 4 द्रव प्लस द्रव। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं बेटा पायस या इमल्सन। पायस या इमल्सन कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। दूध, दूध, दूध देखा ना आपने? दूध क्या है? पानी में वसा का, तो पानी और वसा दोनों के दोनों द्रव हो गए कि नहीं हो गए? दूध। लड़कियां जो लगाती हैं नेल पॉलिश, शेविंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, ये सारे के सारे पायस हैं। आप याद रखना, इस चैप्टर में आगे आएगा। नंबर 5 है बेटा द्रव प्लस ठोस। द्रव प्लस ठोस, तो द्रव प्लस ठोस जो होता है उसी को कहते हैं जेल। आपने पढ़ा होगा, आपने जेल सब पढ़ा होगा, बालों में भी लड़के लगाते हैं जेल। मक्खन, बूट पॉलिश, पनीर, दही, मक्खन, पनीर, दही, बूट पॉलिश, इसी उसमें आते हैं सारे के सारे। नंबर 6 होता है बेटा ठोस गैस। ठोस और गैस का जो कोलाइडी विलयन होता है, ठोसों के एरोसोल बोलते हैं इसको। ठोसों के एरोसोल, ठोसों के एरोसोल होता है ये धुआं, धूल का तूफान, इसी ग्रुप में आते हैं। धुआं, धूल का तूफान, इसी ग्रुप में आते हैं। नंबर 7 ठोस द्रव। ठोस द्रव, ठोस और द्रव इसको ही कहते हैं सोल। ज्यादातर हम इसी सोल के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे। यही वास्तविक कोलाइडी विलयन होता है। सोने का सोल, जल में वितरित स्टार्च, गोंद, ये सब इसी में आते हैं। स्टार्च, गोंद, चांदी, सोने के कोलाइडी विलयन आदि। नंबर लास्ट होता है बेटा ठोस। ठोस, ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन कहलाता है ठोस सोल। ठोस सोल और खनिज रूबी ग्लास, उस दिन मैंने बताए थे, रूबी ग्लास, नीलम ग्लास, सभी खनिज इसी प्रकार के हैं। तो आप ध्यान रखना, इसमें आप बताओ कौन सा नहीं आया? गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं आया। आप देख लें, ठीक से पढ़ लें। थोड़ा मैं आपको लाइट दिखा रहा हूं। ये 8 प्रकार के होते हैं, होने तो 9 प्रकार के चाहिए थे, क्योंकि 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 को 3 बार मिलाएंगे तो। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि
ठोस का ठोस हो सकता है, द्रव का द्रव हो सकता है, लेकिन कभी भी गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा। गैस का गैस में कोलाइडी विलयन क्यों नहीं बनता बेटा? क्योंकि वो समांगी बन जाएगा, जबकि कोलाइडी विलयन विसमांगी होता है। ठीक है ना? गैस का गैस में कोलाइडी विलयन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि गैस का गैस में कोलाइडी जो कोई भी विलयन बनेगा वो समांगी होगा, जबकि सारे के सारे कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं? विषमांगी होते हैं। इसलिए इसमें गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बना। तो दोस्तों ये था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। इसके बाद में आता है प्रावस्थाओं के आधार पर कॉलाइड्स का वर्गीकरण। ये जो था अवस्था के आधार पर था, जो मैंने अभी करवाया था, ये है प्रावस्थाओं के आधार पर। प्रावस्थाओं के आधार पर कोलाइडी विलयन को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 द्रव स्नेही कोलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा है द्रव विरोधी कोलॉइड। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, ये दो प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। देखिए बेटा, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन क्या होता है? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है जो कोलाइडी विलयन जल के संपर्क में आने पर शीघ्रता से विलय हो जाते हैं। जल के संपर्क में आने पर शीघ्रता से विलय हो जाते हैं, वे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। स्नेह का मतलब आप समझ रहे हैं। स्नेही का मतलब होता है लवर, प्रेमी, आकर्षित होने वाला। तो जो जल में शीघ्रता से आकर्षित हो जाते हैं वे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। इस ग्रुप में स्टार्च, जिलेटिन और गोंद, शहद, शैम्पू, कौन सा पू? शैम्पू, ये सारे के सारे जो विलयन होते हैं ये द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको जो कोलॉइड्स जल के संपर्क में आने पर शीघ्रता से विलय हो जाते हैं, वे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, शहद, शैम्पू, जिलेटिन, स्टार्च आदि जितने भी विलयन होते हैं ये सभी के सभी द्रव स्नेही होते हैं। जो कोलाइडी विलयन जल के संपर्क में आने पर शीघ्रता से विलय नहीं होते, जल के साथ शीघ्रता से विलय नहीं होते, वे द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं। इसका उदाहरण है जितने भी धातुओं से बने होते हैं ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन,
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, सोने का सॉल्यूशन, चांदी का सॉल्यूशन, कॉपर का सॉल्यूशन, जो जल में शीघ्रता से विलय नहीं होते वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं, और जो जल में आसानी से घुल जाते हैं वे द्रव स्नेही कोलाइडी सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो होता है हो गया बेटा। अब आगे चलता हूं बेटा। द्रव स्नेही कोलाइड इनमें अंतर बहुत पूछा जाता है, और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर या इनके गुण आ जाते हैं, तो आपको इनके गुण भी यही लिखते हैं। नंबर 1 है निर्माण की विधि। जो ये जो द्रव स्नेही होते हैं सीधे मिलाकर आसानी से बनाए जा सकते हैं, सीधे मिलाकर आसानी से बनाए जा सकते हैं, और इन्हें बनाने की विशेष विधियां होती हैं। इन्हें विशिष्ट विधियों द्वारा बनाया जाता है, सीधे पानी में घोल के ऐसे नहीं बनाए जा सकते। प्रकृति आपको याद रखनी है। इनकी जो प्रकृति होती है वो द्रव स्नेही की उत्क्रमणीय होती है, मतलब इन्हें कोलाइडी विलयन अवस्था में ला सकते हैं और फिर उसे चेंज भी कर सकते हैं। ये एक बार अगर कोलाइडी विलयन बन गए तो फिर चेंज नहीं होंगे, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ओके। नंबर 3 है बेटा दृश्यता। स्थायित्व पर आ जाइए। स्टेबिलिटी कैसी होती है? स्वतः स्थायी होते हैं, ये स्वतः स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। नंबर 4 श्यानता। आपने 11th में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। विस्कोसिटी परिक्षेपण माध्यम से बहुत अधिक होता है, इसकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम से बहुत अधिक, और इनकी जो संख्या होती है परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है। परिक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर होती है। नंबर 5 पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो होता है आपको याद रखना है, परिक्षेपण माध्यम से कम होता है। परिक्षेपण माध्यम से कम होता है, और इसका जो होता है परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। नंबर 6 टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकट नहीं करते, प्रकट नहीं करते द्रव स्नेही, और ये प्रकट करते हैं। ये टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयनों का विशेष गुण है, मैं इसी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। जलयोजन। अगर हम जल में मिलाएं तो जलयोजन विलय के प्रति आकर्षण के कारण अत्यधिक विलय होते हैं, अत्यधिक विलय होते हैं, और ये द्रव स्नेही होने के कारण जलयोजन नहीं होता। इनका जलयोजन नहीं होता। तो आपको याद रखना है बेटा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, और ये था द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन।
तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था, कोलाइड विलियन क्या होते हैं, निलंबन और इसमें निलंबन और कोलाइडी विलियन में क्या संबंध है। कहने का मतलब कोलाइडी विलियनों का पूरा वर्गीकरण और परिचय मैंने आपको आज दिया। यहाँ से आगे मेरा अगले वीडियो में कोलाइडी विलियनों के विशिष्ट गुण धर्म होंगे। आप कंटिन्यू देखते रहें। आप लोग अगर बीच में कोई भी वीडियो मिस कर देंगे तो फिर ठीक से समझ में नहीं आएगा। इस तरह की थ्योरी में बहुत शॉर्ट और बेस्ट थ्योरी पढ़ाता हूँ मैं। पूरा रामायण नहीं लिखता। बच्चे की अगर समझ में आ जाती है तो लिखतों को खुद भी लेता है, वो चाहे तो और भी बढ़ा सकता है। वर्ड टू वर्ड साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ ब्रीफ्स, विज्ञान संक्षिप्तता का विषय है। तो दोस्तों, इसमें इतिहास नहीं है, हिस्ट्री नहीं का आपको रटते रहो। समझो, समझ लोगे तो आप खुद भी लिख दोगे। तो आपको याद रखना है। आज के लिए बाय बाय, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और सुनो, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो और उनसे कहो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इससे क्या होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से उन्हें स्वतः ही वीडियो अपडेट्स मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। यस सर, कौटिल्य एकेडमी। थैंक्स, बाय।